क्लास 10 को मानो मजा, वरना पेरेंट्स देगी सजा। गुड इवनिंग आप सभी को, मेरा नाम है सुमित बैनर्जी। फिर एक बार जुड़ा हूं आप लोगों के साथ फिजिक्स के पहले चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही सुना आपने, ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स टू लर्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हिंदी में आपने एक बात सुना है या कहावत सुना है कि, या एक लाइन जो आपने अपने किताब में शायद देखा हो, कुछ कुछ किताबों में होता है, अगर आपका हिंदी हो। क्यों मैं बोल रहा हूं आपका हिंदी हो? क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के चॉइस होते हैं, वो लोग संस्कृत भी ले लेते हैं। संस्कृत हिंदी से कई हद तक टफ होता है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। लेकिन अब जिसको इजी लगता है तो वो भी ले लेता है। मैं हिंदी संस्कृत में जा नहीं रहा, पढ़ने से आसान लगेगा। तो देखो, तो आज आपको प्रकाश डालना है इधर। क्या प्रकाश डालना है? लाइट में। लाइट, ये जो लाइट है, अभी मैं इसके बारे में टोटल बताऊंगा। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को कुछ देर के लिए भूल जाओ, वो मैं आराम से लिखाऊंगा, बताऊंगा, डोंट वरी। डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। चलो यहां ध्यान दो। लाइट, लाइट क्या होता है? लाइट का एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, गलत नहीं है। फिर प्रॉपर्टीज जब बताऊंगा तो उससे आप लोग एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन लिख सकते हो। 5 मार्क्स में कभी कभी बोलता है डिफाइन या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाइट। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है आज तक। अगर आ गया तो आज तक मैं कहना ठीक नहीं है, मैंने 5 साल प्रीवियस का पेपर देख लिया, नहीं आया है। तो देखो क्या है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट इटसेल्फ is not visible, otherwise the universe wouldn't appear dark। इसका मतलब मैं बताता हूं कि लाइट जो है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? कहीं ना कहीं तो सुना होगा, क्लास 6, 7, 8, 9। मैं कहता हूं आप लोगों ने 6 से ही सुना है। अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत ही फोकस्ड वे में, या बहुत ही अच्छे से, जब सर लोग बोलते हैं, मैम लोग बोलते हैं, तो कीवर्ड्स को नोट करते हो तो आपको पता रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है लाइट, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होता है। एनर्जी का फॉर्म होता है ना लाइट। मैंने किसी लेक्चर में कहा था, साउंड जो आप वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी को जनरली साउंड बोलते हैं। जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है आपके कान तक पहुंचता है वो जनरली साउंड होता है। साउंड में भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी का फॉर्म होता है, कैटेगरी होता है, टाइप होता है, मान सकते हो। जो जो जनरली आप लोग क्या कर सकते हो, लाइट क्या कर सकते हो बताओ? जिससे आप चीजों को अपने आसपास देख सकते हो। लेकिन लाइट खुद देख नहीं सकते आप। लाइट को नहीं देख सकते। लाइट आपको देखने में मदद कर सकता है, वरना डार्क यूनिवर्स जो है डार्क अपियर नहीं होगा। तो देखिए, अब हम आ जाते हैं लाइट। तो समझ में आ गया, मैंने डेफिनेशन बताई, यही लिखना है। अब देखो लाइट जो है क्या है? लाइट अभी बताया, याद है कि नहीं बताओ? अभी बताया, उसको ध्यान रखना। लाइट इज जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा क्या? ऐसा ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप आप लोग बोर्ड में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कैटेगरीज है, ध्यान से देखना। रेडियो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, यूवी रेज, एक्स रे और गामा रे। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, ये 7 कैटेगरीज होते हैं। ध्यान देना इस पे, एकदम फोकस दीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर है, सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं, ये आपके जी एडवांस, जी मेंस और नीट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आ सकता है, मैं कह नहीं रहा कि आएगा, आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप किसी और को भी ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञान देना सभी को अच्छा लगता है, ज्ञान लेने में किसी को अच्छा नहीं लगता। जो रियलिटी है मैं बता रहा हूं,
रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्सरे, गामा रे। अब देखो विजिबल लाइट को पहले बता देता हूं। विजिबल लाइट जो होता है, विजिबल लाइट जो होता है इसको हम देख सकते हैं, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, विजिबल लाइट। किस रेंज से किस रेंज तक हम देख सकते हैं? देखो कई कई किताब में देता है 380 से 700, 760, 380 से 760। मुझे जहां तक स्टैंडर्ड पता है 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये है इसका वेवलेंथ। वेवलेंथ कहीं ना कहीं पढ़ा था, वेव पढ़ा था ना, यहाँ जो मैंने वेव टर्म पढ़ा, बताया, लिखा हूं, वेव भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा था यार, सुना था 9 में, साउंड चैप्टर में। हाँ सुना था कि नहीं? 8 में ही सुना था, 9 तो बहुत दूर का बात बोल दिया, 8 में ही आप लोगों ने सुना था। तो देखो क्या आपने सुना था, वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, सुना था कि नहीं? वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, ये सुना था। वेव लेंथ सुना था कि जो कंटिन्यूअस डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये भी सुना था। तो बहुत आसान चीज है, ये सब सुना था। आई होप आप लोगों ने। साउंड तो मैंने कोई लेक्चर बनाया नहीं है साउंड के ऊपर, ये मैं जब छोटा मोटा लेक्चर्स बस बता देता हूँ ना, उसी में ही आप लोगों को काफी हद तक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तो पिछले चैप्टर्स भी आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो वेव और वेवलेंथ समझ में आया ना? तो वेवलेंथ वही रेंज है 300 से 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर पता है ना? नैनो गाड़ी नहीं, नैनोमीटर ये यूनिट है। नैनो गाड़ी अभी भी शायद चलता हो कहीं, लेकिन बहुत खतरनाक गाड़ी था, डेडिकेटेड टू सर रतन टाटा, तो आपको पता ही है, तो मैं आगे बोल नहीं रहा। तो 380 से 760 भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन में इतना तो आपको पता रहेगा ना, 300 या 700 के नजदीक है तो आप लोग कर ही दोगे, है कि नहीं? ठीक है, इससे भी सवाल आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को, ध्यान से सुनना। अब विजिबल लाइट में भी कुछ आते हैं। क्या आते हैं भाई, क्या आता है? विजिबल लाइट में आपने सुना होगा विवजियोर। विवजियोर तो मैंने उल्टा बताया हूं, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब यहां से शुरू होता है रेड से, विवजियोर। विव यहां ऊपर लिख देता हूं वरना, जियोर। तो आर पहले आता है, फिर ओ, फिर वाई, फिर जी, फिर बी, फिर आई, फिर भी, उल्टा होता है। इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है? रॉय, आर ओ वाई, जी बी आई भी। आर यानी कि रेड, ओ यानी कि ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, आई इंडिगो, भी वायोलेट। क्लियर रहेगा? आर ओ वाई जी बी आई भी। अब थोड़ा मार्कर को बदलते हैं और यहां से ध्यान से सुनना। अच्छा, मैंने कहा जब शुरू से आपसे पूछा कि आप लोगों का हिंदी है कि इंग्लिश, संस्कृत, तो हिंदी जिसका है वो ठीक है, उसको हिंदी लिखना भी आता है, होगा लिखना तो सभी को आता है, अगर नहीं भी हो थोड़ा बहुत तो आता है। हिंदी अगर हो तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, वो लिख भी लेगा। संस्कृत भी जिसका, वो लिखने का कोशिश करे इंग्लिश में। देखो इसका एक न्यूमोनिक से कैसे याद करे इसको, ऐसे हर किसी को याद नहीं होता। ये 7 का 7, 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 है ना, तो ऐसे 7 है, इसको कैसे याद करें? देखो पहले 4 को याद करने का तरीका, ये देखो लिख रहा हूं, ध्यान देना। रेडियो को, यहां ध्यान देना, देखिए चलिए, थोड़ा सा पानी पीने के लिए गया था। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसको याद करने का तरीका रेडियो से शुरू हो रहा है, ध्यान देना। रेडियो को, रेडियो को माइक्रोवेव पे गरम करने पर, गरम करने पर रेड दिखता है, रेड दिखता है। देखो ध्यान से देना, ध्यान देना, हिंदी में ये न्यूमोनिक्स है, इसको कॉपी के साइड में लिख लो, नैनोमीटर। ठीक है, मिटना नहीं चाहिए।
कॉपी के साइड में दिमाग में भी फिट कर लो, लिखना बस काफी नहीं है, दिमाग का जो सीपीयू है ना उसमें ऐसे भर लो जिंदगी भर ना निकले। हाँ सेम बात। तो रेडियो आ गया इसमें, पहले ही रेडियो वेव आ गया, फिर आ गया माइक्रोवेव। माइक्रो ओवन सुना था, वेव, माइक्रो ओवन लिखोगे तो भी क्लियर रहेगा। माइक्रो माइक्रो माइक्रोवेव जो है वो सेकंड है, उसको ऐसे याद रख सकते हैं। रेडियो आया, फिर माइक्रोवेव, पहला फिर दूसरा आ गया। तीसरे में देखो गर्म करने तक छोड़ दो, यहां पर लिखा है रेड, छोड़ दो मत करना, छोड़ना मत। याद करने का तरीका है ऐसे लिखना, लेकिन इसका यूज नहीं है आपको, तो ये साथ याद करना है ना। तो रेड, रेड कैसा है, इंफ्रारेड से रेड आया, और दिखता है, दिखता है कौन सा दिखेगा, विजिबल लाइट ही तो दिखेगा ना, विजिबल मतलब ही तो दिखना, तो विजिबल लाइट। तो ऐसे आपको याद हो गया चार। अब बोलोगे बाकी तीन कैसे याद करें, बाकी तीन का भी कुछ अलग से बहुत बड़ा न्यूमोनिक्स होगा। कहां भाई बड़ा है, अरे खुद देखो ना, यू वी एक्स वाई, ये गामा को वाई समझो कुछ देर के लिए वाई, क्योंकि गामा को वाई जैसे लिखते, थोड़ा सा टेढ़ा लिखते, तो यू वी एक्स वाई, डब्ल्यू छोड़ के सब तो लगातार है ना, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड भूल जाओ, रेड जेड नहीं है, डब्ल्यू भी छूट गया, मतलब डब्ल्यू है नहीं, तो यू भी लगातार है, फिर एक्स फिर वाई, तो ये तो याद रहेगा ना, ये सिंपल है। चलिए अब देखो, इतना हुआ न्यूमोनिक्स का, ये था आपको बेसिक्स, मतलब इतना आपको पता रहना चाहिए, सवाल आ जाता है। अब देखो अब क्या कुछ रह गया है। अच्छा एक और चीज ध्यान देने वाला है, जब यहां से यहां जाता है ना, मतलब ये रेडियो से वहां उस तरफ, ध्यान देना, रेडियो से उस तरफ, याद रखना, रेडियो से गामा तक, रेडियो से गामा तक, ठीक है। जब जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान देना, जो जो बढ़ रहा है उसको देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, एनर्जी लेकिन घटता है, एनर्जी घटता है, ध्यान देना, एनर्जी घटता है, एनर्जी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और वेवलेंथ भी, वेवलेंथ जो है घटता है, लैम्डा, लैम्डा घटता है। ये लैम्डा वाला में थोड़ा सा डाउट है मुझको, आप लोग क्या करना है इसका, ये आप लोग का पहला टास्क है, मुझे जहां तक महसूस हो रहा है ये घटता ही है, इसको एक बार देख लेने का कि घटता है कि बढ़ता है। टास्क वन, कि वेवलेंथ while moving from radio to gamma rays is increasing or decreasing, this is the task to check in book or otherwise in Google, so this is your task to do। इतना है बेसिक्स, यहां कुछ छूट गया। अरे ध्यान देना, वेव्स अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कभी कभी डायग्राम बना के भी आप समझ सकते हो। ये मान लो कुछ है, इसके आसपास है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बचपन में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं चार्ज है, यही चार्ज से कुछ वेव्स निकल रहे हैं, यही तो वेव्स है ना। तो वेव क्या, इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। सो इज इट क्लियर और नॉट, आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, डरना नहीं है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आप लोग डरोगे भी नहीं, आसान सा चीज है, न्यूमेरिक्स भी बता दे रहा हूं, तब भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बाकी तो मैं हूं आप लोगों के लिए ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। अब हम डिटेल्ड में प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे ऑफ लाइट, इतना अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताऊंगा, लिखा दूंगा कि सारा जीवन आप लोग को याद रहेगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां ध्यान देना, देखो लाइट क्या है, इतना पता चला। अब हम थोड़ा स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का डेफिनेशन हुआ, उसका बेसिक्स हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसके कैटेगरीज भी आपको बताया। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के तो भाई अनगिनत प्रॉपर्टीज है भाई, बताते जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा, बताते जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा, खत्म कई हद तक हो भी जाएगा। मुझे जहां तक पता है 100-110 प्रॉपर्टी है, मुझे पता है, मतलब याद नहीं है, मुझे कुछ गिने चुने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज याद है, मतलब 100-110 प्रॉपर्टीज होते हैं जनरली, और भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे इन्वेंट होता है, जैसे जैसे फिजिसिस्ट
या कोई जब डिस्कवरी करता है, उसे जब पता चलता है तो वो उस हिसाब से ऐड करता है और हमें पता चलता है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं पहला प्रॉपर्टी बताता हूं, सबसे बेसिक, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे मैंने तो शुरू में बोला फिर लिखा भी, उसके कैटेगरीज बताया आपको, तो ये तो याद रहेगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? सो ये काम रहेगा आपको इस टर्म को डिफाइन करना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में इसके बारे में बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। ट्राई हार्ड, तो आप इसको डिफाइन करने का कोशिश करना, अगर आपको डाउट होता है तो मुझे पूछना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस इसको डिफाइन करना क्या होता है इस टर्म का मतलब, क्योंकि आप लोग 6, 7, 8, 9 सुनते आ रहे हो। दूसरा क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये कैसा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। आई होप आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा होगा, क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मे बी ऐसा ही होता है ट्रांसवर्स का ग्राफ। मैं इसको लेके श्योर नहीं हूं ग्राफ को लेके। देखो ट्रांसवर्स वेव जो होता है जनरली, आपको जहां तक याद होगा दो वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स, है ना। तो ये एक टाइप का ट्रांसवर्स वेव होता है। चलो मैं इसको भी आपको एक टास्क दे देता हूं, इसको डिफाइन करना, व्हाट इज दिस ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि 9 में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। किताब आपके पास पुराना होगा, उसको खोल के देख सकते हैं अगर हो तो, वरना आपको कहीं ना कहीं मिल भी जाता है, गूगल में दिया रहता है। सो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, दो हो गया प्रॉपर्टी। तीसरा इसका वेवलेंथ जो मैंने बताया, क्यों बताया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगा। वेवलेंथ जो है कहीं कहीं देता है 380 से 760, कहीं कहीं कुछ देता है, तो वो अभी आप लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है। मैक्सिमम सोर्सेज में जो दिया रहेगा, कोशिश करना 2-3 बुक्स एक साथ खोल के देख लेने का, अगर जो दिया होगा उसी को फॉलो करना, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। सो 380 टू 760 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। चौथा, स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट होता है किसमें? सबसे फास्टेस्ट या सबसे हाईएस्ट किसमें होता है, पता है ना? ये तो पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, बुक के एकदम फर्स्ट पेज में दिया, एनसीईआरटी बुक का 9 में भी कई हद तक बता चुका है। बहुत बार में डिस्कशन हुआ है, मैं नहीं किया हूं, मैं शायद दूसरा या तीसरी बार शायद बता रहा हूं, या शायद पहली बार ही हो, तो आपके स्कूल या ट्यूशन में बता चुका होगा। स्पीड ऑफ लाइट देखो सबसे हाईएस्ट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब अप्रोक्स 300 लाख कुछ होगा, है ना, 3000 लाख ऐसा ही है, इंटू करके देख भी सकते हो। 8 जीरो आएगा 3 के बाद, तो समझ लो ये किसमें है, इन वैक्यूम। अच्छा फिर हम तो बोलते हैं कि एयर में ज्यादा होता है, कभी कभी ऑप्शंस में भी दे देता है, ऑप्शन में अगर एयर दिया रहा है वैक्यूम ना दिया रहा है तो एयर को ही टिक करना। एयर का भी हाईएस्ट होता है, बहुत नजदीक में होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब एकदम नियर, एकदम अप्रोक्सीमेट, मतलब कुछ डिफरेंस होता है कुछ हद तक, ठीक है ना। दोनों में ही है लेकिन कुछ हद तक डिफरेंस होता है, इसलिए वो भी करेक्ट है, मतलब यही है स्टैंडर्ड, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो ये 4 है। फिर इसका डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर यानी डुअल मतलब दो, मतलब बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। पांचवा प्रॉपर्टी पार्टिकल वेव, थोड़ा बहुत डिटेल में आप लोग 11 में पढ़ोगे, है ना, 12 में भी पढ़ोगे। तो ऐसे ही कभी भी जिंदगी में मतलब आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब ये आपका जो जय वीरू का दोस्ती देखा ना, उस तरीके से है, मतलब ये लोग कभी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वाह वाह क्या गाना है। तो देखो डुअल नेचर है, बोथ पार्टिकल और वेव नेचर। वेव मतलब पता है, मतलब अभी बताया, पार्टिकल्स मतलब वो छोटे छोटे टाइनी। अच्छा ये जो है इट कंटेन्स स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल या फिर टाइनी पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स पता होगा आपको, PHOTONS, फोटॉन्स। ये हुआ, और क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज रह गया है, 6 प्रॉपर्टीज बताया, 6 भाई साहब।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, नंबरिंग भी कर दिया और नंबर के हिसाब से लिखना। और भी प्रॉपर्टीज है, एक और शायद इसी में आ जाएगा, 7 नंबर देखो, ठीक है 7 नंबर ध्यान से देखना यहां पर। लाइट creates and creates ऑप्टिकल इल्यूशन। भाई साहब ये क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूशन, भाई साहब क्या टर्म है, डरने वाला कोई टर्म ही नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर आपका आइडिया हो, इल्यूशन बोलते ना, ये इसने ये इल्यूशन क्रिएट कर दिया, दिस मींस द कॉन्सेप्ट इज ब्लर और क्रिएट समथिंग इल्यूशन, या कुछ चीज देख के कभी कभी इल्यूशन लगता है। इल्यूशन मतलब कि यहां पर पूरा एक टर्म है ऑप्टिकल इल्यूशन, मतलब सिर्फ इल्यूशन बोलने से नहीं होगा, ऑप्टिकल इल्यूशन। इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस रहना यहां पर, कि जब भी लाइट तो आपको देखने में मदद करेगा, जरूरी नहीं है ये हर समय ऑप्टिकल इल्यूशन होगा, जरूरी नहीं है। वो आपका ब्रेन किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सभी के ब्रेन के ऊपर। और ऐसा नहीं कि सभी का ब्रेन बहुत ही ढीला चलता है तो सभी को गलत ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत ही अच्छे जिसका आंख हो उससे भी गलती हो जाता है। सो इट मीन्स ऑप्टिकल इल्यूशन मीन्स विच वी थिंक और विच वी सी, थिंक नहीं, विच वी सी, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। मतलब रियलिटी जो है उसका उससे टोटली डिफरेंट होता है जो हमने देखा, तो ये कभी कभी होता है। सो लाइट क्रिएट्स ऑप्टिकल इल्यूशन। समटाइम्स लिख सकते हो, ऑलवेज मत लिखना, समटाइम्स इसमें ऐड कर देना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट 7 हो गया, और भी कुछ लिखाऊंगा, डोंट वरी, एकदम डिटेल में बता दूंगा, जैसे सारा जीवन आपको याद रहेगा, समझाऊंगा भी, एकदम क्लैरिटी हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है ना? टफ तो नहीं लग रहा है ना? टफ नहीं लगेगा, आसानी है। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो 7 पॉइंट्स बता दिया प्रॉपर्टीज, और भी क्या है भाई? मैं बोल रहा हूं और भी लिखा दूंगा, तो क्या है और? बहुत सारे है, बहुत सारे, मतलब बताते बताते मतलब टाइम निकल जाएगा, लेकिन मतलब खत्म नहीं होगा। अब देखो 8 नंबर प्रॉपर्टी, 8 देखो, लाइट इज मोनोक्रोमैटिक। भाई साहब क्या है भाई? डोंट वरी, मैं डरो मत, मैं बता दूंगा इसका मीनिंग। और पॉलीक्रोमैटिक, ध्यान से सुनना, यहां लिख भी दे रहा हूं साइड में। क्रोमैटिक मीन्स 1 W, पॉलीक्रोमैटिक मीन्स मोर देन। अच्छा, मोर देन का साइन पता होगा आपको, ये वाला है ना, मोर देन 3 W। W मतलब कि वॉट, पावर पढ़ा रहा हूं, बताओ, पावर पढ़ा रहा हूं ना। यहां पर W यानी कि वेवलेंथ, W से ही वेवलेंथ ही आएगा माइंड में, क्योंकि अभी तक वेवलेंथ ही तो मैं बताया हूं ना। तो यहां 3 से ज्यादा वेवलेंथ हो सकते हैं, 3 से ज्यादा, ये ग्रेटर देन का साइन है, 3 से ज्यादा या फिर इक्वल, इक्वल इक्वल भी दे दिया नीचे, 3 से ज्यादा, 3 से इक्वल, ये होते हैं पॉलीक्रोमैटिक। और मोनोक्रोमैटिक मतलब सिर्फ एक वेवलेंथ होता है और एक सिंगल कलर को ये डिस्प्ले करता है। मोनोक्रोमैटिक एक सिंगल कलर को, एक अकेले को, कुछ सिंगल होते हैं ना जो किसी से बात नहीं करते, जो किसी से घुल मिलते नहीं है, दे आर अलोन, वो अपना काम निकालते हैं। और मैं कहता हूं कि इस जनरेशन में, आज की जो जनरेशन है, मैक्सिमम जन जो है वो कोशिश करते हैं अपना काम निकाल के सक्सेस पाने का, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट थोड़ा दोस्ती होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए अच्छी जगह पे। अब देखो 1 वेवलेंथ और एक ही कलर डिस्प्ले करता है, इसका केस भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ज्यादा वेवलेंथ है, ज्यादा कलर्स डिस्प्लेस करता है, मतलब हाँ डिस्प्ले करता है, डिस्प्लेस नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्ले मतलब दिखाता है। 3 वेवलेंथ है और 3 से ज्यादा या 3 कलर्स दिखाता है, समझ में आया? कलर्स भी ज्यादा दिखाता है, यहां पर एक कलर दिखाता है, एक वेवलेंथ होता है, यहाँ 3 वेवलेंथ होता है, 3 से ज्यादा या 3 कलर दिखाता है।
इज इट क्लियर? आसान है, आसान है। 9 नंबर, 9 नंबर, लाइट कैन बी मेजर्ड इन ल्यूमेन, ल्यूमेन में मेजर्ड होता है, ठीक है। ऐसा क्या? ठीक है, ल्यूमेन। और लास्ट वन इज लाइट फॉलोज रेक्टिलिनियर पाथ, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर पाथ या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है रेक्टिलिनियर? क्या पढ़ रहे हो भाई, क्या पढ़ रहे हो? रेक्टिलिनियर, अरे भाई लीनियर मतलब एक एक, स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब पता है ना, या वो भी नहीं पता? सीधा, सीधा पाथ। आप में से कई जन भूल गए, नहीं उम्मीद करता हूं नहीं भूले। रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं, स्ट्रेट पाथ लिख देता हूं, बिल्कुल मत भूलना इसको, भूल के भी भूलना मत, मतलब गलती बिल्कुल मत करना। लाइट फॉलो रेक्टिलिनियर पाथ यानी स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट इसका प्रोपेगेशन होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बोलना कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर कर दूंगा, लिख दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा इसके रिलेटेड। कोई कोई हार्ड पूछ लेता है, ठीक है ना। तो लाइट के ये 3 प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं। तो ये 10 प्रॉपर्टी, कोई 5, कोई 6, कोई 7 या कोई 10 ही याद कर लेगा, कर सकते हो, बहुत अच्छा है लाइफ के लिए। धीरे धीरे भी कर सकते हो, थोड़ा और भी धीरे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन दिक्कत नहीं है। कम से कम 5 याद करके जाना बिफोर दी बोर्ड एग्जाम। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये ज्यादा टफ नहीं है, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसा अगर आप करेंगे या आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स का बात सुनेंगे, बिल्कुल आपका अच्छा होगा। 110%, मतलब 100% से भी ज्यादा गारंटी है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को मैं एकदम मिटा दे रहा हूं, इसका स्वाहा हो गया, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी में दिक्कत नहीं हुआ है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत ही जनरल टर्म है रिफ्लेक्शन, मतलब आपको पता होगा, उसके लॉज भी पता होगा, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में तो आप लोग पढ़ते ही नहीं थे, रोस्ट नहीं कर रहा हूं। बचपन में थोड़ा सा ऐसा होता है कि नटखट जैसा या चंचल जैसा वो होता है, लेकिन कोई कोई पढ़ना शुरू कर देता है, बहुत तेज बढ़ जाता है, और तेज बढ़ता है बोल के आज 9 में 12 का करता है, तो यही डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं होता, वो फिर ज्यादा पढ़ने के कैटेगरीज में आता है, ठीक है, वो अलग बात है, उसके ऊपर किसी दिन और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 6 का टॉपिक वापस आ गया। साइड में लिख के रखो, वरना मैं मतलब बोलना मत कि 6 में नहीं पढ़ाया, मुझे याद है 6 में ही बताया आप लोग को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर आराम से समझाऊंगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम इंसिडेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं अभी प्लेन मिरर के बारे में टोटली बताऊंगा, अपने जो अगले कुछ लेक्चर्स होंगे, मे बी 2 या 3 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मुझे ठीक नहीं, लेकिन मैं आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके ही जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो देखो, जैसे एक प्लेन मिरर है, रफली बना के दे रहा हूं, ध्यान देना, ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये इसका अनपॉलिश्ड और ये पॉलिश सरफेस, यहां लाइट गिरा और इस तरफ गया मान लो, ठीक है ना। अभी मैं उसके टर्म्स में नहीं जा रहा, जो टर्म्स आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन उसको थोड़ा बाद में जाऊंगा। लेकिन यही है आपका क्या, यही आपका लाइट में देखो इंसिडेंट रे गिर रहा है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये मिरर पे गिर रहा है,
तो ये हो गया इसका इंसिडेंट मीडियम, ये काइंड ऑफ इंसिडेंट मीडियम ही हो गया, ठीक है ना। सेम इंसिडेंट मीडियम पे गिरता है, यही चीज रिफ्लेक्शन कहलाता है। कभी कभी पॉलिश सरफेस भी लिखते हैं, कोई भी पॉलिश सरफेस, मिरर ही हो जरूरी नहीं है, मिरर में ही रिफ्लेक्शन होगा जरूरी नहीं है, पॉलिश सरफेस। अच्छा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहां होता है आपको पता है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बताओ कहां होता है? ये सवाल को मैं थोड़े देर बाद चर्चा करूंगा, डोंट वरी, पहले इस पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है इस केस में, क्योंकि लाइट जो है सेम मीडियम में ही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो 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 सेम इंसिडेंट मीडियम में रहता है, इसलिए वेलोसिटी जो होता है इसका कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। ध्यान देना, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज नथिंग, दिस इज वेलोसिटी। दिमाग से हटा दो, कोई वॉल्यूम कुछ नहीं है भी से, ना विस्कोसिटी वगैरह कुछ नहीं है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? महाशय 9 में पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है, बदलता नहीं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी सेम होता है, वो भी सेम ही होता है। क्लियर? इतना जो है दिमाग में ऐसे भर लो कि निकले ना, वही बात, ठीक है। तो 6 में पढ़ा था, पता होगा, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब देखो कुछ जनरल टर्म्स है जो मैं जस्ट डिस्कस कर देता हूं, लिखना आपका काम रहेगा। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू लाइट, और थोड़ा बहुत डायग्राम से भी बता देता हूं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट पता है ना? व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, उसी को रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है, ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है, सोर्स कहां है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टॉर्च को देखा है ना, उसका लाइट कैसे ट्रैवल करता है? टेढ़ा करता है, जिगजैग करता है? नहीं, स्ट्रेट करता है। ध्यान से देखना, स्ट्रेट करता है। किसी खिड़की से जब देखना धूप निकलता है, दोपहर के वक्त में होगा, रात में तो सन नहीं निकलता ना। रात में सन निकलता है तो आपके आंखों में प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ऐसा है कि ये स्ट्रेट है, सोर्स कहीं पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी खिड़की से देखना, जब सूरज का रोशनी आता है तो वो स्ट्रेट ही मूव करता है ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये एक पहला रे ऑफ लाइट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऐसा क्या? तो ये हमेशा स्ट्रेट मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं रे। रे क्लियर हुआ? कोई दिक्कत अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना? अब देखो कन्वर्जेंट, अभी बीम, बीम, बीम को डिस्कस करते हैं। बीम मतलब, बीम मतलब यही कई सारे रेज, कई सारे रेज, कई सारे रेज, ऐसे कई सारे रेज होंगे, देख रहे हो, 1 2 3 एकदम ऊपर ऊपर बना दिया एक ही डायरेक्शन में। जब ऐसे रेज कई सारे होंगे, कलेक्शन ऑफ रेज, सो दिस इज नोन एज बीम। तो बीम क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रेज, रेज के कलेक्शन होते हैं। रे बताया मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, उसको लिख लेना याद करके, समझ के लिखना, ठीक है। डायग्राम भी बनाने का कोशिश करना खुद से, पहले डेफिनेशन लिखना फिर डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम पहले बना के डेफिनेशन बाद में लिखोगे तो भी ठीक है, चलेगा। तो ये है रे ऑफ लाइट, ये है बीम, कलेक्शन ऑफ रेज। कुछ पैरेलल बीम्स होते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ रेज। पैरेलल बीम क्या होता है? पैरेलल बीम बताओ। कलेक्शन ऑफ रेज मूव्स पैरेलली। जब कोई रे पैरेलली मूव करेगा, जो इधर ही आपको नजर आ रहा है यही है, जब ये पैरेलली मूव करेंगे, पैरेलली, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैरेलल बीम्स। अब एक होता है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट क्या होता है? एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। बस ध्यान से सुनना, डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है। और एक बात ध्यान से सुनना, डाइवर्जेंट को हम लोग बोलते हैं एमरजेंट, एमरजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एमरजेंट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो कन्वर्जेंट बीम मतलब एक ही पॉइंट से कई सारे लाइट रेज निकल रहे, कई सारे, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। सी भी लिख दे रहा हूं, छोटा भीम मत समझना, कई बच्चे छोटा भीम अभी भी पसंद करते देखते हैं, वो अलग बात है। और बचपन में देखा करते थे, मेरा भी फेवरेट कार्टून था, बोलने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो इस पॉइंट में जब कई सारे लाइट रेज मीट कर रहे हैं, मतलब मैं कहना चाहता हूं पहले निकल रहे थे, अभी मीट कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं निकल रहे, अभी ये वाला पॉइंट है बी, कोई भी पॉइंट मान लो बी है, यहां पर मीट कर रहा है,
मिड करने को बोलते हैं, अच्छा नहीं ये डाइवर्जेंट बीम है, उल्टा बोल दिया मैं, ये डीबी है और ये सीबी है। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम मतलब कई सारे लाइट रेस, मतलब बीम ऑफ लाइट रेस एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, और डाइवर्जेंट मतलब एक ही पॉइंट से निकलते हैं, इसको एमर्जेंट भी बोलते हैं, एमर्ज कर रहा है, इमरजेंट इसको बोलते हैं, एमर्ज, एमर्ज निकल रहा है, तो यही होगा, डाइवर्जेंट बीम को एमर्जेंट बीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना कि इज इट नोन एज इमरजेंट बीम और नॉट। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो हो भी सकता है, मे बी थोड़ा सा इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, जिसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूं मैं बोल देता हूं। तो इमरजेंट बीम इसे जनरली कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है, आप लोग चेक कर लेना याद करके। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बीम मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहा है, कन्वर्जेंट मतलब एक ही पॉइंट में जाकर मीट कर रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यही कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको पता रहना चाहिए, इसी को मैंने बता दिया शॉर्ट में, इसको ध्यान रखना और इस चीज को भी याद रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम इंसिडेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बहुत ही आसान चीज है, 6 में पढ़े हो, मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जोश कैसा है बताइए, एकदम तगड़ा ना? ठीक है, नई चीज पढ़ रहे हो इसलिए, या फिर पुराना भी हो गया हो लेकिन कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो इसलिए इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, मिटा रहा हूं मैं इसको। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट गया वो लोग वीडियो को पॉज करके पीछे कर सकते हैं। देखो इतना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो कुछ बेसिक टर्म, कुछ ऐसे टर्म्स भी बताऊंगा जो आपका मीन्स आपको बहुत पहले ही पढ़ा देना चाहिए, नहीं भी पढ़ाया हो, सीबीएसई ही है क्योंकि मैं सीबीएसई को ही पढ़ा रहा हूं, आईसीएसई को नहीं पढ़ा रहा। आईसीएसई के लिए भी ये वीडियो बहुत काम का आएगा, ध्यान देना, आईसीएसई के लिए भी ये वीडियो बहुत काम का आएगा। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा आपको। देखना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का जो आपको नहीं बताया जाता है। ये जैसे प्लेन मिरर है, इसको मैं लिखता हूं पीएम, नहीं भाई नहीं लिखूंगा, फिर कुछ कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समझेंगे, ऐसा बात नहीं है। मैं भी अभी प्राइम मिनिस्टर ही लिखने जा रहा था। प्लेन मिरर, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्लेन मिरर है। सो दिस इज प्लेन मिरर। ये इसका अनपॉलिश सरफेस आपको पता होगा, यूपीएस, अनपॉलिश सरफेस, यूपीएस, यूपीएससी एग्जाम नहीं लिखने जा रहा हूं, यूपीएस अनपॉलिश सरफेस, और ये पॉलिश सरफेस, इतना तो पता है। ठीक है, अनपॉलिश सरफेस में तो लाइट रे गिरेगा नहीं। यहां पर कोई लाइट का सोर्स है, मान लो सोर्स एस, यहां से लाइट रे गिरा, ओ भाई सही से गिर नहीं रहा, मान लो यहां कहीं सोर्स को रखा, यहां लाइट रे गिरा, ठीक है ना, सही से गिरा दिया हूं शायद। तो यहां पर सोर्स है एस, सोर्स इज एस, एस बोल के लिखना। ये है इंसिडेंट रे, बचपन में पढ़ा था, ये रिफ्लेक्टेड रे जिसको गिराया जाता है मिरर के ऊपर, वो इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक होके वापस चला जाता है वो है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में होता है नॉर्मल, इसके बीच में होता है नॉर्मल, क्लास 6 में पढ़े हो ये सब, बता देता हूं वापस से, 6 में बचपन में पढ़ा दिया गया था। ये है नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल, नॉर्मल भी लाई करता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और ये परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन मिरर, या तो टू द पॉलिश सरफेस और टू द सरफेस, कुछ भी लिख सकते हो। अब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता हूं जो आपको बचपन में पढ़ा दिया गया होगा, क्लास 5 में, क्लास 6 में, जब भी, और अगर याद नहीं भी है तो बता देता हूं, बहुत आसान चीज है। जब नॉर्मल और ये, ध्यान देना, गलती से ऐसे 2 बार लिख दिया, चलो 2 बार से मैं इसको डिनोट करता हूं और इसको 1 बार से। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। सो ऐसे नोट भी कर सकते हो अगर भूल जाओ तो, कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे जो नॉर्मल बीच में है दोनों के, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये मान लो दूसरा है, ये पहला, ऐसे करके नोट भी कर सकते हो। नॉर्मल रे एनआर, एनआर और एनआर और 2 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना है,
इनके बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे भी नहीं बोलते, रिफ्लेक्शन भी नहीं बोलते, रिफ्लेक्टेड रे ये है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे यानी टू और नॉर्मल रे मतलब एनआर के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, दिमाग में फिट कर लो अगर भूल जाते हो तो। नॉर्मल रे और वन के बीच या इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसा मानना है कि पहला लॉ ही ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये आसान चीज है। दूसरा कहता है नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे आई आर। एनआर मतलब नॉर्मल रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे। किताब में दिया होगा क्लास 10 के भी किताब में दिया है, ये मैंने देखा, तो उधर से आप लोग देख लेना अच्छे से। शायद पेज नंबर 3-4 में दिया होगा, शुरू में ही दे दिया होगा पेज नंबर 1 या 2 में, एकदम स्टार्टिंग में जब फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा उसी में। तो यहां पर ये तीनों टर्म्स पे गौर देना। ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। अच्छा प्लेन क्या यही होता है या ये छोटा सा पॉइंट प्लेन होता है? बताओ तो। ये क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये आप लोग अपने टीचर से पूछना या फिर जानने का कोशिश करना। मुझे पता है लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहता। अगर आपको फिर भी डाउट हो, अगर आप खुद से भी कॉपी में लिखने या समझने का कोशिश करना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना अगर इसमें डाउट होता है। ये दरअसल प्लेन नहीं होता। प्लेन यहां पर ये प्लेन है, बिल्कुल इसमें गिर रहा है, सेम प्लेन में लाई करता है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, तो मिरर है, प्लेन नहीं है। प्लेन कौन सा उसको जानने का कोशिश करना और मुझे बताना, ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, इतना क्लियर है। तो नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, एंड लिख रहा हूं, लाइज ऑन सेम प्लेन में लाई करता है। बचपन में पढ़े हो, एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके इस बार सिलेबस में है, उसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन। लेकिन उसमें हम अभी नहीं आएंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब पढ़ाऊंगा लेकिन डिटेल में बाद में, डोंट वरी, सब आराम से बता रहा हूं। देखिए ठीक है, सब क्लियर हो रहा है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलिए, तो ये है जो आपने बचपन में पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वो हवा में उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन फ्लैट, जो फ्लैट सरफेस है वो प्लेन में लाई करते हैं। अब देखो ये दो लॉ ध्यान रखना, याद रखना, इससे भी सवाल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बुक में दिया है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब जनरल टर्म्स यहां से देखो, प्लेन मिरर से क्या क्या होता है जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, मैं आपको जस्ट बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, इसको एंगल को इक्वल समझो, ये एंगल आई, ये एंगल आर, आई और आर, ये तो आपको पता है। ये नॉर्मल रे एनआर, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, पता है ना? एरो दे देना जरूरी होता है, एरो यहां पर मत देना, काफी बार इसी से जज हो जाता है। एरो यहां देना, इसके लिए कोई एरो देने की जरूरत नहीं। नॉर्मल को कोशिश करना डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने का। नॉर्मल को कान में सुन लो, दिमाग में फिट कर लो, और कहां पर किया जाता है बता रहा हूं, और मन में भी घुसा लो, कहीं पर भी, तीनों में करने का कोशिश करो, तीनों एक साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। तो नॉर्मल को डॉटेड से रिप्रेजेंट करने का ट्राई करना 100% अच्छा लगता है, उसमें अलग अलग दिखाई देता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पता है। अच्छा ये जो एंगल है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, जी। लिख लो, जी इज इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल, लिखने की जरूरत नहीं, देख लो, स्क्रीनशॉट तो आप लोग लोगे ही। जी को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल को डिफाइन करने बोले तो कैसे करोगे? ये मिरर है, इसको अनपॉलिश सरफेस को भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो द एंगल बिटवीन द मिरर एंड इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में, ये जो है जिसको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना अभी, फुल फोकस ऑन बोर्ड, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं स्पेशली कि वो लोग इधर तक स्किप कर सकते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, और जिनको इच्छा है वो बने रहिए, जिनको इच्छा है या जिनके जिगरे में दम है लोग बने रहिए। चलिए, तो ग्लांसिंग एंगल ये जो मैं शेड करके बता रहा हूं, एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंट रे जो आई आर है, आई आर इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में होता है,
इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। और यही ग्लांसिंग एंगल रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में भी होता है, तो दोनों के बीच में होता है, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के, इंसिडेंट रे और मिरर के। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे दो भाई है, दोनों एक ही एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ, तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये मिरर के साथ भी एक ही एंगल बनाते हैं दोनों, उसको जी बोलते हैं। वो मिरर के साथ बना रहे हैं अभी, नॉर्मल के साथ नहीं, तो उसको बोलते हैं जी यानी ग्लांसिंग एंगल। अब देखो ये ध्यान देना, यहां से, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको ऊपर लिख लेना। देखो ये मिरर है, आपको पता है, मान लो मैंने इंसिडेंट रे, मेरा मूड किया, मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया मैंने, मेरा मूड हुआ। और इसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान देना, इसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट भी है। मेरा मूड किया, मैंने इसको एक्सटेंड किया, ध्यान देना जो इंसिडेंट रे है, या फिर मान सकते हो कि ऐसा है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने वाला था यहां पर सेम एंगल में, लेकिन गलती से यहां हो गया, मान के चलो तो हो गया, या फिर ऐसा मूड हुआ मेरे को, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, की डेविएट हो रहा है। इसको यहां जाना था लेकिन ये यहां जा रहा है, तो कितना डेविएट हो रहा है, मतलब ये जो रे है जो बाहर निकल रहा है, प्लस ये रे जो बाहर निकल रहा है, और वो जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ, रिफ्लेक्टेड रे तक जो बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये इंसिडेंट रे के साथ भी एंगल ऑफ डेविएशन बनाता है, अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो इसको भी एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। भूल के भी भूल नहीं होना है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि यहां पर ऑलरेडी जी, आपको पता है कि ये भी जी बनाता है, ये भी जी बनाता है, अभी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। ये जी है तो ये भी जी है, ध्यान रखना। क्यों है, क्यों है जी, ये भी है तो ये भी है, क्यों है, क्यों है ये जी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना, इसमें बहुत हद तक यूज होता है लाइन्स एंड एंगल्स का। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वर्टिकल ऑपोजिट, वर्टिकल है ना ये, तो इसलिए इस हिसाब से ये भी जी होगा, तो ये दोनों मिला के 2g हो जाएगा, g प्लस जी, और यही तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो ये हो गया 2g, 2g के भी बराबर होता है। और इसे हम लोग लिखते हैं 180 माइनस 2i, और इसे लिखते हैं 180 माइनस 2r, दोनों लिख सकते हैं। 2i और 2r क्यों लिखा, 180 तो समझ में आया ना कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है 180 डिग्री, टोटल का सम 180 डिग्री होता है। जिसको नहीं सुनना, नहीं जानना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, बोर्ड में ही फोकस है, वो लीव कर सकता है, छोड़ सकता है, यहां तक काफी है। या फिर जिसे आगे बढ़ने रहना है, जिग्र है, तो इसको सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री है, स्ट्रेट पाथ, एकदम स्ट्रेट 180 है, तो इसलिए मुझे ये एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। ये दोनों तो रह ही जाता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन ये है तो ये रह जाता है, तो इसको मैं इंक्लूड कर लूंगा। आई और आर मैं इक्वल जानता हूं, तो मैं 2r भी लिख सकता हूं, 2i भी लिख सकता हूं, तो दोनों ही सही है, इसलिए 180 माइनस 2r और 180 माइनस 2i, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। पता चला ना, समझ में आया ना? ये बेसिक से लाइन्स एंड एंगल जो आप लोग बचपन में पढ़े नहीं हो, बस 7-6 में ही पढ़ा दिया जाता है एनसीईआरटी बुक में, कोई कोई आगे का पढ़ लेता है, ठीक है। चलो, तो ये है 2g, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2r, तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मिरर का बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके रिलेटेड कुछ नहीं है। और ये 90 डिग्री करता है नॉर्मल, जो मैंने शुरू में ही बताया, इसको ध्यान रखना। अभी मैं इससे एक न्यूमेरिकल देके आज का क्लास यही खत्म करूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेसिक्स है। चलिए, बहुत ही आसान है, डिटेल तरीके से बता दिया। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाउट होना बनता भी है। चलिए ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। जिनसे छूट जाता है स्क्रीनशॉट लेना, वो लोग वीडियो को पॉज करके पीछे ले लीजिए, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइव होता नहीं, ठीक है। अब देखो, ये है इंसिडेंट रे, इसलिए मैंने इसको रेड से रिप्रेजेंट किया, ध्यान से देना। ऐसे साइड में लिख सकते हो, रेड इक्वल टू इंसिडेंट रे। ये मिरर है, मिरर को भी रेड से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ध्यान देना। ये मिरर है, पीएम प्लेन मिरर, प्राइम मिनिस्टर मत समझना, प्लेन मिरर। यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। साइड में लिखना रिफ्लेक्टेड रे इक्वल टू ब्लू, ब्लू से रिप्रेजेंट किया, रेड से इंसिडेंट रे, ब्लू से रिफ्लेक्टेड रे। अब ब्लैक से मैं इसको कर देता हूं नॉर्मल, ब्लैक से इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं नॉर्मल, इसलिए कलर्स, तरह तरह के कलर्स होने का फायदा होता है। नॉर्मल रे मतलब दोनों के बीच में, दोनों 90 बनाता है, ठीक है। ये भी बता दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन में हिंट दे दिया, तो अब आप शायद बना लो, ठीक है। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 20 डिग्री,
फाइंड ग्लांसिंग एंगल, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, आई आर। आई आर रेड से रिप्रेजेंट किया हूं मैं, ध्यान देना, आई आर इंसिडेंट रे, ठीक है। फाइंड करो, कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। ग्लांसिंग एंगल जी फाइंड करना है, और एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का साइन ये होता है किसका, रिफ्लेक्टेड का नहीं, रिफ्लेक्टेड का भी मे बी सेम ही है आंसर, लेकिन इंसिडेंट रे का, तो वो लिख देना, मेंशन कर देना, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू डैश, जो भी है आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने दे भी दिया है डेटा में, जो मानना है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन में है। चलिए आपके आखिरी 10 सेकेंड, बहुत जल्दी बनने का है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। तो देखो कैसे करना है, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, बहुत आप लोग स्मार्ट हो, बहुत फास्ट भी हो। ये 20 डिग्री है, बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेम ही होता है 20 डिग्री, ये करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, ग्लांसिंग एंगल। आपको पता है नॉर्मल जो है 90 डिग्री बनाता है कि नहीं मिरर के साथ, तो आप लोग लिख सकते हो 90 डिग्री, और इसको तो आप पता है ग्लांसिंग एंगल है, तो 20 प्लस जी इक्वल टू 90, तो जी इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसा क्या, ऐसा है, ठीक है। ये 70 तो ये भी 70, भाई ये भी 20 है ना, और अगर ये ग्लांसिंग एंगल 70 बनाना तो ये भी 70 बनाएगा। उस 20 के साथ आपको रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं, कोई एक रिलेशन याद रखना, या तो 90 से वो इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल को माइनस कर देना, या फिर समझना कि ग्लांसिंग एंगल सेम होता है, किसी एक का निकाल के। तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री। अब देखना एक और क्वेश्चन मैंने दिया, ये तो 70 आ गया, बोला एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट रे का फाइंड करना है, तो इसको एक्सटेंड करके मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ये ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, ये इसके साथ मिला मत देना, इसको एक्सटेंड किया। अच्छा ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्यों होगा, वही वर्टिकली ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट। ये भी 70, ये भी 70, दोनों को सम करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, जो मैंने बताया 2g के इक्वल होता है, तो 140 डिग्री। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, जिसका फाइंड करना है। हाँ ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिक आज आपको मिरर को मैंने बता दिया, इससे और भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में लाने का, वरना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इससे आप लोग खुद से गूगल से सर्च करके चैट जीपीटी को बोलना जनरेट कर देने के लिए, चैट जीपीटी जेमिनाई कई सारा बना दिया है, प्रैक्टिस करिए, मन लगा के, कोई डाउट हो तो पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।